हाँ जी, तो इंडियन हिस्ट्री उसका एंशिएंट वाला पार्ट रेगुलर और कंटिन्यूअस लेक्चर सीरीज हर रोज आ रही है आपके पास। आई होप कि आप लोग कनेक्ट करके सीरीज में इन पूरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे और साथ-साथ में आप की पॉइंट्स को नोट करते हुए इसको समझ भी रहे होंगे। अ, वो जो हिस्टोरिकल जो नंबर लाइन है ना, वो जो टाइम लाइन है हिस्ट्री की कि किस डेट से चीज़ें नोटिस में आना शुरू हुई हैं और हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं, उस पूरी टाइम लाइन को ध्यान से देखते रहना। तो फटाफट से मैं आपको आज के टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ और एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक रहेगा मौर्यन अंपायर। ठीक है, मौर्यन अंपायर को तो पढ़ेंगे ही, पर उससे पहले रिवीजन चल रहा है या नहीं चल रहा है? अभी तक जितने टॉपिक्स पढ़े हैं सब कोई एक वो कनेक्टिंग सीरीज आपको याद है या नहीं है? मैं फटाफट से एक बार आपको उसकी तरफ लेके चलता हूँ कि हमने अभी तक पढ़ क्या लिया है। तो यहाँ देखोगे फटाफट से मेरे साथ हमने स्टार्ट किया था प्री हिस्ट्री से। PREHISTORY, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्टोन एज को। स्टोन एज, स्टोन एज में क्या क्या पढ़ी थी हमने? सबसे पहली स्टोन एज को बोला जाता है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, अगर आप लोगों को याद है तो आप मेरे साथ साथ लिखते चलो या साथ साथ में आप रिवाइज करते चलोगे। पैलियो के बाद हमारी एज आई थी कौन सी? मिसोलिथिक एज। मिसो, LITHIC, मेसोलिथिक एज। उसके बाद नियोलिथिक, नियोलिथिक एज। नियो के बाद चाकोलिथिक एज। बताऊंगा सभी में क्या क्या हुआ था, कल के लेक्चर में भी रिपीट किया था। चाकोलिथिक एज। चाकोलिथिक के बाद हमने क्या पढ़ा था? इंडस वैली वाला फेज आया था उसके बाद, INDUS, इंडस वैली की एज आई थी उसके बाद। ठीक, उसके बाद अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक एज, उसके बाद लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, और उसके बाद हमने पढ़ा था एज ऑफ महाजनपदास। एज ऑफ MAHAJAPADAS, एज ऑफ महाजनपदास। और कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म प्लस बुद्धिज्म, ये दो बातें पढ़ी थी। अब मुझे फटाफट से बताओगे कि इन एजेस में क्या क्या हुआ था। पैलियोलिथिक एज को हम बोलते हैं द एज ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स। HUNTING, हंटिंग प्लस गैदरिंग। कब की बात है ये? लगभग 5 लाख BCE की, यानी क्राइस्ट के बर्थ से लगभग 5 लाख साल पहले की कहानी सुना रहा हूँ। उस टाइम पर हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था? दुनिया में जो भी इंसान इस धरती पर आया था, उसने कोई काम नहीं किया। उसका सिर्फ एक पर्पस था, उसको जिंदा रहना है, उसको सरवाइव करना है। तो वो क्या करता था? हंटिंग और गैदरिंग करता था। उसको खेती बाड़ी करना, चीजों को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं आता था उसको। मेसोलिथिक क्या बोला जाता है? इसको ट्रांजिशनल फेज बोला जाता है। TRANSITIONAL, ट्रांजिशनल फेज या ट्रांजिशनल एज भी इसको बोला जाता है। आपको इस वाले फ्रेम में कुछ नहीं दिख रहा होगा, डार्क दिख रहा होगा, तो काइंडली आप लोग इस बात को इग्नोर करिएगा। फिर उसके बाद आती है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक में क्या हुआ था? नियोलिथिक एज को एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। इंसान ने पहली बार नियोलिथिक एज में
थोड़ी सी क्रॉपिंग करना, फार्मिंग करना स्टार्ट किया था। कुछ कुछ चीजें इसने जमीन में से, मिट्टी में से ग्रो करना भी स्टार्ट कर लिया था। न्यूलिथिक में ध्यान देना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, ये तीनों जो नाम है ना, ये तीनों स्टोन एज के ही फेजेस हैं। पैलियोलिथिक फर्स्ट फेज था, मेसोलिथिक सेकंड फेज था, न्यूलिथिक थर्ड फेज था। अब बात आती है चाकोलिथिक की। चाकोलिथिक वो वाला फेज था जहां पर इंसान ने स्टोन प्लस कॉपर, स्टोन को कॉपर के साथ कंबाइन करके कुछ हाइब्रिड टाइप के टूल्स इंसान ने बनाना शुरू किए थे। अब जाहिर सी बात है, पहले सिर्फ पत्थर से ही काम चल रहा था, बाद में कॉपर जब इसमें ऐड हो गया तो टूल्स के अंदर थोड़ी सी और रिफाइनमेंट आ गई, थोड़ी सी और एडवांस होने लगी। अब खेती बाड़ी भी, शिकार भी, हंटिंग भी, सब कुछ अब थोड़ा सा और परफेक्शन के साथ होने लगा। तो आप ध्यान देना कि इस पूरे टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, जैसे जैसे इंसान आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो इंसान थोड़ा थोड़ा जो उसकी थिंकिंग पावर है, जो उसका माइंड है, वो थोड़ा डेवलप होने लग पड़ा है। ठीक है। चाकोलिथिक फेज में ही क्या आया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको दुनिया की फर्स्ट, चलो इसको बीच लिखते हैं, दुनिया की ये पहली अर्बन सिविलाइजेशन है, तो इसको अर्बन फेज बोला जाता है। अर्बन फेज। अभी तक इंसान गुफाओं में, पहाड़ों के नीचे, पेड़ों के नीचे ऐसे रहता था टेम्परेरीली, पर इंडस वैली तक आते आते इंसान ने क्या कर लिया था, शहर बसाने शुरू कर लिए थे। इंसान की बस्तियां जो थी वो लगभग शहरों के टाइप से बनना शुरू हो गई थी। लोग कलेक्टिवली इकट्ठा होकर के सेटलमेंट्स में रहने लगे थे। नंबर 6 पे देखोगे, अर्ली वैदिक एज, इसको ऋग वैदिक एज भी बोला जाता है। ये थी पेस्टोरल इकोनॉमी, पेस्टोरल फेज था ये। पेस्टोरल का मतलब होता है एनिमल हस्बेंड्री, यानी जो अर्ली वैदिक या फिर जो ऋग वैदिक एज के लोग थे, वो प्राइमरली क्या करते थे, एनिमल हस्बेंड्री का काम करते थे। वो लोग गायें पाला करते थे, सबके पास गायें होती थी। जिस राजा के पास जितनी ज्यादा क्वांटिटी में गायें होती थी, उनको उतना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग राजा माना जाता था। और इनफैक्ट जो लोगों की वेल्थ थी, जो पैसा था, जो अमीरी थी, वो भी इन नंबर ऑफ काउज काउंट की जाती थी। नंबर 7 देखोगे, जो लेटर वैदिक पेज थी, इसमें एग्रीकल्चरल अपलिफ्टमेंट हुई, एग्रेरियन डेवलपमेंट। लेटर वैदिक फेज में इंसान ने और ज्यादा एडवांस लेवल पर खेती करना स्टार्ट कर लिया था। ठीक। एज ऑफ महाजनपदास। महाजनपद थे क्या, ग्रेट किंगडम्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। देखो इंसान क्या था, पहले हंटिंग गैदरिंग करता था, फिर उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, फिर उसने मेटल्स को कंबाइन करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे खेती करना शुरू किया, उसके बाद एनिमल्स को पालना शुरू किया, खेती बाड़ी में और एडवांसमेंट की। अब इंसान ने आगे क्या किया, इंसान ने किसी एरिया को, एक सेकंड यहां से मैं मोड इसका हला ही रखता हूँ, चलते हैं इसको। अब इंसान ने क्या कर लिया, इंसान ने अब किंगडम्स को बनाना शुरू कर लिया। किंगडम फेज, यानी अब क्या था, किसी एरिया को इकट्ठा करके उसको एक राजा के अंडर उसको रूल करने का प्लान इंसान ने बनाया। उसके बाद धीरे धीरे, तो महाजनपदास में क्या था, इंडिया की 16 स्टेट्स थी, 16 किंगडम्स मान लो या 16 स्टेट्स मान लो। उसके बाद हमने पढ़ा था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अगर मैं आपको और बता दूं, तो नंबर लाइन के ऊपर हम देख लेते हैं कि अभी तक क्या कुछ हो गया था। ऐसे करके हम एक हिस्ट्री की नंबर लाइन को समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको 0 मान लेता हूँ। सबसे पुरानी इवेंट जो हमने अभी तक पढ़ी है बीसीई में, ये वाला जो लेफ्ट हैंड का वाला फेस है, इसको बीसीई फेस बोलते हैं, बिफोर क्रिश्चियन एरा। इसमें सबसे पहले इवेंट आज से नहीं, आज से नहीं भाई, लगभग 5 लाख अगो, स्टोन एज वाली फेस हमने पढ़ा था, स्टोन एज वाला। ठीक है। उसके बाद लगभग 3500 बीसी के आसपास हमने क्या पढ़ा था, इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद यहां तक आते आते हमने क्या पढ़ा था,
लगभग 1200 बीसी के आसपास। यहां हमने पढ़ी थी वैदिक एज, वैदिक एज। फिर लगभग 600 बीसी के आसपास हमने क्या पढ़ा था? एज ऑफ महाजनपदास। ठीक, उसके बाद 300 बीसी या 600 से 300 के बीच में हमने क्या पढ़ा था? जैनिज्म प्लस बुद्धिज्म। इतना कुछ ताम झाम हमने पढ़ लिया है। अब हम धीरे धीरे कहां तक पहुंच रहे हैं? बर्थ ऑफ द क्राइस्ट तक। 300 के बाद 200 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर ऐसे 0 हो जाएगा, फिर यहां से आगे क्या चलेगा? फिर हमारी सीधी काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो चलो फटाफट से आ जाते हैं कहां पर? आज के टॉपिक पर, जो है मौर्यन अंपायर। मैं चीजों को कनेक्ट करके आगे लेके चलूंगा, आप देखते रहना। हुआ क्या था? हम पढ़ रहे थे महाजनपदास को। महाजनपदास, जब महाजनपदास का टॉपिक आया था, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल महाजनपद था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मगध। मगध, ठीक। जो आज का बिहार है, इस वाले एरिया को उस टाइम पर क्या बोलते थे? लगभग लगभग रफली ये वाला जो एरिया था, इसको बोलते थे मगध। अब मगध सबसे इंपॉर्टेंट था। अब मगध को हम जब पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो हमने क्या पढ़ा है कि मगध को डिफरेंट रूलर्स ने रूल किया है, डिफरेंट डायनेस्टीज आई मगध के ऊपर। सबसे जो पहली डायनेस्टी थी मगध के ऊपर, उसको कौन सी थी? उसका नाम था हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी, जिसके फाउंडर कौन थे? बताओ बताओ। बिंबिसारा, ठीक है। हर्यंका के बाद जो सेकंड डायनेस्टी थी, वो कौन सी आई थी? हर्यंका के बाद बोलो। शिशुनागा, शिशुनागा डायनेस्टी, ठीक। शिशुनागा के सबसे पावरफुल रूलर कौन से थे? कालासोखा, क्लियर। नंबर 3 पर कौन आए थे? हरेंकास, शिशुनागास। और नंबर 3 पे हमने क्या पढ़ा था? बोलो बोलो। नंबर 3 पे हम पढ़ने वाले किसको? नंदास को। नंदास, जिनके टाइम पर अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया था, ठीक है। हरेंकास, शिशुनागास और उसके बाद नंदास। इन तीनों डायनेस्टीज को हमने अभी तक हल्का हल्का सा पढ़ लिया है कि ये तीनों, सबसे पहले मगध पर किसने राज किया? हरेंकाज ने, उसके बाद शिशुनागाज ने, उसके बाद नंदाज ने। नंदाज के बाद हम आज इसको पढ़ने वाले हैं, मौर्यास को। MAURYAS, मौर्यास। तो हम आज 4th डायनेस्टी को पढ़ने वाले हैं, जिसने मगध के ऊपर रूल किया था। चलें आगे, अगर यहां तक बातें क्लियर हैं तो ठीक है जी। हाँ, यहां आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन। Mauryan Empire originated in the kingdom of Magad in Indo-Gangetic plains with Patliputra as their seat of power. मगध की लोकेशन क्या थी भाई? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। अगर हम मैप के ऊपर बात कर लें, तो जो हमारे नॉर्थ इंडिया का ये वाला पार्ट है ना, ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया। मैप को आप माइंड मत करना भाई। यहाँ पर ये हमारा उत्तराखंड वाला हिस्सा हो गया, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे करके। इस वाले पोर्शन में जो ये वाला पोर्शन था, इसको क्या बोलते थे? रफली मगध, ठीक। और मगध की जो कैपिटल थी, उसका नाम क्या था उस टाइम पर? पाटलिपुत्रा। यानी जो राजा लोग थे मगध के, वो कहाँ बैठा करते थे? मौर्यास की जो सिटिंग सीट थी, वो क्या थी? पाटलिपुत्रा। पाटली, PUTRA, पाटलिपुत्रा। इसका आज नाम क्या है? पटना, जो बिहार की कैपिटल है। समझ आ गई? चलो वापस आ जाओगे। इनका जो सबसे पहला रूलर था मौर्यास का, पहले रूलर का नाम था, यानी इनके फाउंडर का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य।
द मौर्यन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य हु ओवरथ्रू द नंदास। यानी मौर्य से पहले कौन सी डायनेस्टी थी यहाँ पर? नंदास। उनको उखाड़ फेंका विद द हेल्प ऑफ किसकी? चाणक्य। आचार्य चाणक्य का नाम हमने पहले भी पढ़ा है। चाणक्य चीफ एडवाइजर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और इनकी गाइडेंस के ऊपर एक्शन करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को उठा करके गद्दी से हटा दिया और अपने डायनेस्टी की वहां पर शुरुआत की थी। सर विलियम जॉन्स आइडेंटिफाइड दैट द ही वाज आल्सो नोन एज सेंड्रोकोटास। जो ग्रीक स्कॉलर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटास भी बोलते थे। मेन काम क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य ने? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से जो ग्रीक्स थे उनको उखाड़ फेंका था भाई। पता है ना, जब अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था इंडिया पे, कितने में? 326 बीसी में। तब किसका रूल था? नंदाज का रूल था इंडिया में, ठीक है, मगध के ऊपर। नंदाज के टाइम पर अलेक्जेंडर ने अटैक किया। अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, वहां पर पोरस का रूल था पंजाब में, उसको हरा दिया था, तो वहां पर ग्रीक्स का रूल हो गया था। पर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, जब इनका रूल आया तो इन्होंने ग्रीक्स को उठा करके बाहर फेंका था, ठीक है। ग्रीक्स का उस टाइम पर किंग कौन था? सेल्यूसस। जैन टेक्स्ट्स मेंशंस दैट चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्टेड जैनिज्म। जैन जो रिलीजन है उनकी किताबों में मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, यानी ये धर्म उन्होंने अपनाया था। और एडॉप्शन के बाद क्या हुआ था, इस बंदे के साथ, श्रवण बेला गोला के साथ वो भद्रबाहु, एक सेकेंड, भद्रबाहु नाम के बंदे के साथ वो इन वाली पहाड़ियों पर चले गए थे। आज के बेंगलोर के आसपास की पहाड़ियां हैं ये। और वहां पर उन्होंने क्या किया था, अपने शरीर को त्याग दिया था, मौत ले ली थी भाई। तो तरीका क्या था, उसको बोलते हैं साले खाना। इस वर्ड का मतलब होता है डेथ बाई स्लो स्टारवेशन। खुद को भूखा रख रख के इंसान मर जाता है, इस मेथड ऑफ डेथ को बोलते हैं। इसको जो टर्म दिया है हिस्ट्री में, दैट इज सले खाना। आगे चलते हैं, ये लोकेशन हमारी इसकी। हाँ, सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसका रूल हुआ? बिंदुसारा। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे ये, ठीक है। अभी हमने जब हर्यंका डायनेस्टी पढ़ी थी, वहां पर एक इसी के साथ मिलता जुलता नाम आया था, उनका नाम था बिंबिसारा। BIMBISARA। तो बिंबिसारा जो थे वो हर्यंका डायनेस्टी के थे। हर्यंका, तो बिंबिसारा हर्यंका से थे, बिंदुसारा मौर्यास के रूलर थे। दोनों का नाम लगभग लगभग सेम दिखता है, मैचिंग दिखता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। आगे देखोगे, हिज रेन इज नोटेबल फॉर कंटिन्यूड डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स विद द ग्रीक वर्ल्ड। भाई बिंदुसार ने बड़े काम क्या किए, ग्रीक्स के साथ काफी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन किया था। ग्रीक राइटर्स इनको अमिट्रोक्लेट्स भी कहते हैं, और इस वर्ड का मतलब होता है स्लेयर ऑफ एनिमीज, दुश्मनों का गला रेतने वाला या दुश्मनों को खत्म करने वाला। यानी काफी बहादुर और काफी स्ट्रॉन्ग रूलर थे ये मौर्यस के। द इंडियन सोर्सेज, द महाभाष्य mentions him as अमित अमित्र गाथा। भाई इंडियन टेक्स्ट, कुछ इंडियन सोर्सेज हैं, एक बुक का नाम है महाभाष्य। इस बुक में बिंदुसारा को क्या बोला जाता है? अमित्र गाथा। इसका मतलब होता है किलर ऑफ एनिमीज, यानी दुश्मनों को खत्म करने वाला। काफी स्ट्रॉन्ग और काफी खतरनाक रूलर थे भाई ये भी, बिंदुसारा। आगे बात करते हैं, ही consolidated and expanded the Mauryan Empire, ruling territory extending from Arabian Sea in the west to the Bay of Bengal in the east। वापिस मैप पे चलो एक बार पीछे। मगध से इनका रूल स्टार्ट हुआ था, तो मैं बात कर रहा हूं बिंदुसारा की, जो कि सेकंड रूलर थे किसके? मौर्यन डायनेस्टी के। आपको पता है कि इंडियन मैप को अगर हम थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इस तरफ से नीचे तक ऐसे करते हैं, तो इंडिया के साउथ वेस्ट में कौन सा ओशन है, कौन सा सी है, उसका बोलते हैं अरेबियन सी, अरब सागर, अरेबियन सी। और इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन सा है? बे ऑफ बंगाल, BOB।
बिंदुसारा के टाइम पर जो मौर्यन एम्पायर था उसका जो एरिया या फिर उसकी जो टेरिटरी थी वो अरेबियन सी से लेकर के वेस्ट बंगाल के बीच का जो पूरा एरिया था इसका रूल था रफली मौर्यस का। तो बिंदुसारा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे। He is believed to have been a follower of the आजीविका सेक्ट। कौन से धर्म को फॉलो करने वाले थे ये? उस पर्टिकुलर सेक्ट को बोलते हैं आजीविका सेक्ट। मतलब होता है कि जो कुछ भी है प्री डिसाइडेड है इंसान की जिंदगी में। इनका ये मानना था कि इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी होता है, अच्छा खराब भला बुरा जो भी है, वो सब कुछ भगवान ने पहले से ही इंसान की किस्मत में लिख के रखा हुआ है। ऐसे बिलीवर्स को बोलते थे आजीविका सेक्ट बिलीवर्स। भाई जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पावर, यानी सबसे ज्यादा पावर किंग के पास होती थी, बाकी लोगों में वो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने हिसाब से। अब बात आती है मौर्यन एम्पायर के नंबर 3 रूलर के बारे में, जो सबसे फेमस है। मैं स्टार डाल रहा हूं इसके ऊपर, ठीक है। अशोका नाम था उनका। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसारा और नंबर 3 पे अशोका। सन ऑफ बिंदुसारा थे, ठीक है। ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। आफ्टर बिंदुसारा's डेथ अ 4-year वॉर ऑफ सक्सेशन टुक प्लेस। भाई जब बिंदुसारा की डेथ हुई तो 4 साल तक मौर्यन एम्पायर में लड़ाई चलती रही आपस में कि राजा कौन बनेगा। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में ऐसी बात मेंशन है कि अशोका ने राजा बनने के लिए अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया था विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर राधा गुप्ता। इनका एक फेथफुल मिनिस्टर था, उसका नाम था राधा गुप्ता। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के अपने लगभग 99 ब्रदर्स को मार करके, रास्ता साफ करके, उसके बाद ये रूलर बने थे। ऐसा क्लेम किया जाता है किस टेक्स्ट में? बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में। became ruler of Magad and later the greatest Mauryan emperor। भाई ये मगध के राजा बने और मौर्यन डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर बन के सामने आए। अशोका का मतलब होता है जिसको शोक ना हो, यानी जिसको कोई दुख ना हो, विदाउट सॉरो। नोन बाई मल्टीपल नेम्स, ठीक है जी। उनके बहुत सारे नाम थे। अशोका, पहले तो ये एडिक्ट का मतलब समझ लेते हैं। देखो भाई, जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है ना, एंशियंट हिस्ट्री, इसके ना कुछ हिस्टोरिकल सोर्स हैं। जो लिखी हुई चीजें हैं वो हमें 3 फॉर्म्स में मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं पेज ऐड कर देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ किस चीज की? लिटरेरी सोर्सेज की। LITERAR, लिटरेरी सोर्सेज कि जो हमें हिस्ट्री में लिखी हुई चीजें मिलती हैं वो हमें मोस्टली 3 फॉर्म्स में मिलती हैं। एक सेकंड भाई, यहाँ पर देख लोगे। LITERARY, लिटरेरी सोर्सेज। नंबर 1 पे आते हैं ROCK, रॉक एडिक्ट्स। और नंबर 2 पे आते हैं PILLAR, पिलर एडिक्ट्स। समझाऊंगा अभी क्या होते हैं ये। और नंबर 3 पे आते हैं केव एडिक्ट्स। अब ये होते क्या क्या चीजें हैं समझाओगे। यानी जितनी भी हमें लिखी हुई चीजें हिस्ट्री की मिलती हैं वो 3 फॉर्म्स में मिलती हैं मोस्टली। अब रॉक क्या होती है भाई? चट्टान। मान लो कि पत्थर है, जैसे आजकल भी हमारे यहाँ पर कोई रोड की इनोग्रेशन करनी होती है, किसी टनल की, किसी ब्रिज की, किसी बड़े मेगा प्रोजेक्ट की, तो क्या करते हैं वहां पर मार्बल के पत्थर के ऊपर इनग्रेविंग करके कुछ ना कुछ चीजें लिखी जाती हैं, इनोग्रेटेड बाय दिस मिनिस्टर, है ना। डेट लिखी जाती है, प्रोजेक्ट कॉस्ट लिखी जाती है, काफी कुछ बातें लिखी जाती हैं। तो उस जमाने में क्या होता था, रॉक्स के ऊपर, पत्थरों के टुकड़ों के ऊपर जो चीजें लिखी जाती थी, ठीक है। मैं लिखता हूँ ENGRAVINGS, engravings on stone plates, पत्थर की प्लेट्स के ऊपर जो बातें लिखी जाती थी उनको रॉक एडिक्ट्स बोला जाता है। अब पिलर एडिक्ट्स क्या थे भाई?
engravings on METAL metal pillars। कई बार क्या होता था, मेटल के पिलर्स बना करके उनके ऊपर कुछ चीजें मेंशन कर दी जाती थी। मान लो कहीं पर कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया तो उसके बाहर एक पिलर खड़ा कर दिया जाएगा, उसके ऊपर डिटेल्स लिखी जाएंगी। तो ऐसी सोर्सेज को क्या बोलते थे? पिलर एडिक्ट्स। लास्ट में आते हैं केव एडिक्ट्स। क्या होते थे उस जमाने में? बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके मंदिर बनाए जाते थे। तो जैसे अजंता और इलोरा के केव टेम्पल्स हैं, तो उनके ऊपर क्या मिलेगा आपको? हर एक मंदिर की दीवार के ऊपर आपको कुछ कुछ लिखा हुआ दिखेगा, कुछ मूर्तियां बनी हुई दिखेंगी। तो गुफाओं में केव्स के ऊपर जो चीजें लिखी होती थी, मेंशन की होती थी, उनको केव एडिक्ट्स बोला जाता था। ठीक है ना? तो मैं लिखता हूं ENGRA engravings on cave walls। तो ये तीन तरह के हमें हिस्टोरिकल सोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो अभी हम पीछे क्या पढ़ रहे थे, देखोगे यहाँ पर। हाँ, एडिक्ट का मतलब है कि कुछ न कुछ चीज इनग्रेव करके लिखी हुई है। तो ये सारे जो नाम है ना, ये बुद्धा के निकनेम्स हैं। यहाँ देख लोगे आप सारे लोग। हम चलते हैं नेक्स्ट। अशोका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये थर्ड रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के, और सबसे इंपॉर्टेंट अशोका द ग्रेट इनको बोला जाता है हिस्ट्री में। अर्ली करीब इनका देखोगे, सबसे पहले जब बिंदुसारा का रूल था उस टाइम पर इनको उज्जैन और तक्षशिला, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी इंडिया की। उज्जैन सेंट्रल इंडिया में, आज के मध्य प्रदेश के आसपास, और तक्षशिला आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाकर के बनती थी। इन दो एरियाज का उनको वाइस राय बनाया गया था, यानी गवर्नर बनाया गया था। ठीक है? एम्परर बनने से पहले उनको एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। यानी इस इंसान ने पहले ही अपने आप को प्रूव कर दिया था कि ही वाज वेरी एबल एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर। आजीविका सेक्ट को बिलोंग करते थे, ये भी विश्वास करने वाले थे। इनको इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। जैसे हमने देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, उन्होंने जैनिज्म धर्म को अपना लिया था। पर अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया था। और हाँ, जिस जिस भी मॉन्क ने इनको कन्वर्ट किया था, उनका नाम क्या था? उपागुप्ता। ठीक है? यहाँ देख लोगे। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, भाई जाहिर सी बात है, जो रूलर पूरे इंडिया पे रूल कर रहा है, जब वो किसी रिलीजन को फॉलो करेगा तो अल्टीमेटली जो बाकी उसके फॉलोअर लोग हैं, जो पूरी दुनिया है, वो भी अपने किंग के धर्म को फॉलो करने लग जाएगी। तो भाई इनके टाइम पर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म जो रिलीजन था, ये गुप्ता सॉरी अशोका के टाइम पर बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था। इवन आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, हिंदुस्तान से बाहर पहली बार ये बुद्धिज्म जो रिलीजन था, ये उसके बाहर भी स्प्रेड हुआ था। इन्होंने मिशनरीज को बाहर भेजा था। मिशनरीज का मतलब होता है अपने एम्बेसडर्स को बाहर भेजना, धार्मिक रिलीजियस मूवमेंट्स को स्प्रेड करने के लिए। अपने बेटे को भी भेजा, अपनी बेटी को भी भेजा इस काम के लिए। कहाँ कहाँ भेजा था भाई? श्रीलंका में। और श्रीलंका का जो एंशिएंट नेम है वो क्या है? साइलोन, CEYLON, साइलोन। श्रीलंका को उस टाइम पर साइलोन बोलते थे। और साउथ ईस्ट एशिया तक, जिनको सुवर्ण भूमि कहते थे, वहां तक इन्होंने अपने बेटी और बेटे को भी भेजा था धर्म को फैलाने के लिए। आगे देखो भाई, इन्होंने खास काम क्या किया था? अपॉइंटेड धर्म मातास, महामातास। भाई इन्होंने कुछ औरतों को डिप्यूट किया था क्या करने के लिए? धर्म को, रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए। फिर ये धर्म यात्रास करते थे। इन्होंने लुम्बिनी को भी विजिट किया था, जो गौतम बुद्धा की बर्थ प्लेस है। और इनके टाइम पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी कंडक्ट हुई थी। कहाँ हुई थी भाई? पाटलिपुत्रा में हुई थी। डेट क्या है उसकी? 250 BC में। इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या क्या हुआ था? प्यूरिफाइंग बुद्धिस्ट संघ। संघ का मतलब है भाई जो हॉस्टल्स, जो मंदिर होते हैं ना, जो बौद्ध विहारास होते हैं, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज होते हैं, उनके कोड ऑफ कंडक्ट को प्यूरिफाई करने के लिए ये काउंसिल रखी गई थी। और साथ में कोडिफाइंग बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स, जो भी धर्म के रूल रेगुलेशन है उनको कोडिफाई करने के लिए, और साथ साथ में मिशनरी एक्टिविटीज को और ज्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी। बाकी इनका जो
टेरिटोरियल एक्सटेंट था, अरेबियन सी से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक था, यानी पूरे हिंदुस्तान पर था। और एंड ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ये बात इंपॉर्टेंट है। जो मौर्यास का सबसे लास्ट का रूलर था उसका नाम था बृहद्रथ। ठीक। और ये लास्ट रूलर थे, इनके बाद आए थे पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत की थी। तो एक बार यहां देख लो, हमने आज पढ़ा है क्या, MAUYRAN, मौर्यन अंपायर। ठीक। इनके फर्स्ट रूलर कौन थे बताओ मुझे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। नंबर 2 पे कौन थे, बिंदुसारा। नंबर 3 पे कौन थे, अशोका। अशोका जो थे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट थे। और जो नंबर 4 जो लास्ट रूलर थे उनका नाम क्या था, बृहद्रथ, BRIHADRATHA। तो आज हमने इन 4 रूलर्स के बारे में पढ़ा है, और हमने अंपायर कौन सा पढ़ा है, मौर्यन अंपायर। कहां पर एस्टेब्लिश हुआ ये, कौन सी किंगडम में, द किंगडम ऑफ मगध में। अभी तक कौन कौन से रूलर्स ने रूल किया था मगध के ऊपर, इनसे पहले कौन कौन से थे, यहां से आए हैं हर्यंकाज, उसके बाद हर्यंकाज, बोलो बोलो फटाफट से, हर्यंकाज के बाद याद है या नहीं आपको, शिशुनागाज। नंबर 3 पे कौन से थे, नंदास थे। और नंबर 4 पे फिर कौन आए, मौर्यास आए थे। नंदास के बाद थोड़ी देर के लिए बीच में कौन आए थे, ग्रीक्स, जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया था। उसके बाद आगे मौर्यन अंपायर। हमने इन तीनों चारों इनके किंग्स को पढ़ लिया है। हम थोड़ा सा इनका एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया था। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग मैसेजेस, ये कुछ इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स हैं जो अशोक ने लिखवाए थे उस टाइम पर। तो ये सारी बातें आप डिटेल में खुद से देख लोगे, इन पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो भाई यहाँ है काम की बात, ये वाला स्कैनर आपको हमारे इन सोशल मीडिया हैंडल्स तक लेके चला जाएगा। आओ यार, क्या कर रहे हो, ऐसा कहाँ पर गायब हो आप सारे लोग। टेलीग्राम पे आपको ये पूरी एडिटेड फॉर्म में पीडीएफ मिल जाएगी, जिसके ऊपर मैंने कुछ ओवर राइटिंग की है, मैंने मार्किंग की है। यूट्यूब पर आपको हमसे मुलाकात होती है ये वीडियोस के माध्यम से, और इंस्टाग्राम पर ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, आप यहाँ पर भी आकर के मेरे साथ जुड़ सकते हो अगर आपका मन करे तो। माइनर रॉक एडिक्ट्स, मेजर का मतलब होता है जो बड़े विशाल थे, माइनर मीन्स जो छोटे मोटे हैं, जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो हैं खैर सारे, पर फिर भी ये माइनर है। ये सबके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये कुछ मेंशन करने वाले हैं। माइनर रॉक एडिक्ट्स आर concentrated in the southern and central parts of the empire. They highlight personal history of अशोका। अच्छा जी, जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं ये अशोका की पर्सनल हिस्ट्री को, PERSONAL, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोका। ठीक। और साथ में समरी ऑफ धम्मा। धम्म क्या था भाई, ये एक पार्टिकुलर रिलीजन था जो अशोका ने खुद से स्टार्ट किया था। ठीक है। द एडिक्ट फाउंड एट कंधार इज बाइलिंगुअल। कंधार आज के अफगानिस्तान की जो काबुल जो कैपिटल है ना उसकी, उसको उस टाइम पर कंधार बोला जाता था। समझ गए। तो जो कंधार में जो पिलर एडिक्ट लिखा हुआ है वो बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब है टू लैंग्वेजेस, बाई, LINGUAL, बाइलिंगुअल मीन्स टू लैंग्वेजेस। यानी उस वाले एडिक्ट के ऊपर 2 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। कौन कौन सी भाई, एक है ग्रीक और दूसरी है अरमाइक लैंग्वेज। समझ गए।
ये अरमाइक लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती थी? गूगल में इसको रिसर्च करके पता करोगे आप लोग इसके बारे में। और द टाइटल मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड बाय अशोका इज द एडिक्ट्स इज देवनम्पिया, देवनम्पिया पियादासी, बिलव्ड ऑफ गॉड्स। भाई ये जो नाम है ये मोस्ट कॉमनली एडिक्ट्स के ऊपर लिखा हुआ मिलता है। अशोका ने इस नाम को ना अपना बड़ा प्यारा नाम रखा हुआ था। इसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड्स, ऐसा इंसान जिसको भगवान और सारे देवी देवता प्यार करते हो। अब कुछ पिलर एडिक्ट्स की बात हो रही है। इस तरफ मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं और इस तरफ माइनर। माइनर में इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज उत्तर प्रदेश, सांची उत्तर प्रदेश और सारनाथ ये भी उत्तर प्रदेश, ये तीनों जो जगह हैं यहाँ पर माइनर पिलर एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं अशोका के। और मेजर देखो कहाँ कहाँ पर, टोपरा पंजाब में, लौरिया अलाराज बिहार में, इलाहाबाद यूपी, मेरठ उत्तर प्रदेश, लौरिया नंदनगढ़ बिहार में और रामपुरवा बिहार में। भाई कई बार इनकी लोकेशंस पूछी जाती है तो आप लोग गूगल पर मैप डाउनलोड करके उसके ऊपर इन जगहों को एक बार देख लेना, उससे चीजें काफी कुछ क्लियर हो जाती हैं। केव इंस्क्रिप्शंस याद है ना क्या होती है ये? जो केव टेम्पल्स थे उनकी वॉल्स के ऊपर जो बातें लिखी जाती थी उनको केव इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। ठीक है। These inscriptions are located in Barabar and Nagarjuna hills, located in north of Gaya in Bihar। भाई दो जगह पर caves दो जगह पर मिलती हैं जो अशोका ने लिखी हुई हैं। कौन कौन सी? बाराबर एंड नागार्जुन हिल्स। नागार्जुन caves bear the inscription of Dasharatha, the grandson of Ashoka। बाराबर group contain 4 caves। भाई जो बाराबर ग्रुप है इसमें 4 caves हैं, 4 caves। These 3 of these caves bear the inscription of Ashoka। The names of these caves are Karna Chaufer cave, Sudama cave and Lomasa Rishi cave। भाई 3 गुफाओं के ये नाम हैं। These caves were donated to आजीविका monks। भाई इन caves में ये cave temples होते थे ना भाई, तो ये आजीविका के जो monks थे, जो सन्यासी लोग थे ना आजीविका सेक्ट के, उनको ये गिफ्ट की गई थी, डोनेट की गई थी। Fourth cave of Barabar group contains the inscription of मुखारी किंग अनंत वर्मन। फोर्थ केव में इस किंग के बारे में कुछ लिखा होगा वहां पर। बाराबर हिल्स पर आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ करातेका हिल्स, करातेका हिल्स या फिर प्रवारा हिल्स या फिर गोरथ गोरथगिरी हिल्स, ये नाम भी थे इनके। और ये वाली जो बात है ये इंपॉर्टेंट है। मौर्यन अंपायर के अंदर किस किस पोस्ट को किस नाम से जाना जाता था, यहाँ पर सारी बातें दी हुई हैं। जैसे देखो यहाँ पर युवराज कहते थे क्राउन प्रिंस को, पुरोहित कहते थे चीफ प्रीस्ट को, सेनापति कमांडर इन चीफ को, ऐसे सबके सब यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। तो आप लोग इनको भी एक बार देख के चलना। ये था एडमिनिस्ट्रेशन पिरामिड शेप में। सबसे ऊपर कौन होता था भाई? अंपायर। यानी जैसे मौर्यन अंपायर है तो ये सिंगल एंटिटी है। मौर्यन अंपायर के अंडर जितना भी एरिया आता है उसको एक एरिया माना जाएगा, सिंगल किंगडम माना जाएगा। तो सबसे ऊपर अंपायर, अंपायर को डिवाइड करते थे प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस को डिविजन्स में, डिविजन्स को डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स को विलेज ग्रुप्स में और लास्ट में विलेज ग्रुप्स को ग्रुप में। यानी सबसे छोटी जो यूनिट होती थी वो क्या था? गांव। गांव से बनते थे गांव के ग्रुप्स, फिर बहुत सारे गांव से बनते थे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से बनते थे डिवीजन, डिवीजन से प्रोविंस, प्रोविंस से पूरा बनता था अंपायर। सतंग राजा मतलब 7 जो मंत्री होते थे सबसे पावरफुल मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके यहाँ पर नाम दिए हुए हैं और उनकी रैंकिंग, उनकी सीनियरिटी दी हुई है यहाँ पर, हायरार्की। सबसे ऊपर कौन होता था भाई? किंग। नंबर 2 पे कौन होता था? अमात्या, हाईएस्ट ऑफिशियल्स। ठीक है। नंबर 3 पे कौन आते थे? टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। नंबर 4 पे आते थे फोर्टिफाइड कैपिटल। ऐसे करके नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 लास्ट पे आते थे कौन? एलाइज। ये था कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द मौर्यन किंगडम। यहाँ पर कुछ डिटेल में बातें लिखी हुई हैं, आप इस पूरे टेबल को अच्छी तरह से देखोगे कौन सा बंदे का क्या क्या काम होता था यहाँ पर दिया हुआ पूरा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखोगे
धर्मास्थास बोलते थे जजेस को। उसके बाद प्रदेश ऑफिसर्स थे कुछ भाई, ऐसे करके कुछ और भी नाम लिखे हुए हैं काफी मुश्किल से, आप इनको देख लेना। और इस तरह से हमारा ये मौर्यन डायनेस्टी का जो चैप्टर है ये यहाँ पर खत्म होता है। कहाँ तक पहुंच गए हम? 5 लाख साल पहले हमने स्टोन एज को पढ़ा था। स्टोन एज से चलते हम कहाँ तक पहुंच गए हैं? MAURYAN, मौर्यन डायनेस्टी। समझ गए? यहाँ तक बहुत जल्दी हम जीरो पे पहुंचने वाले हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर हमारी नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, जिसको मेडिवल हिस्ट्री बोला जाता है, उस पर आएंगे वापस। तो चलिए, अगर आपको लेक्चर ठीक लगते हैं आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, और मन करे तो शेयर भी करें, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को आप ज्वाइन कर सकते हो इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ्स को कलेक्ट करने के लिए। बाकी अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन होती है, कुछ एडवाइस है, तो आप बेझिझक आकर के कमेंट सेक्शन में अपने पोस्ट, अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस डाल सकते हो। ज़रूर आपकी बात को सुना जाएगा, और उसको अ, कोशिश की जाएगी कि खुद को हम इम्प्रूव करके आपके फिर वापस पहुँचें। चलिए क्लोज करते हैं इसको।